हेलो। हेलो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज से आपके लिए ये जो क्लास है महा मैराथन क्लास है। यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, पहली बार कोई टीचर है जो आपके लिए इतना बड़ा मैराथन लेके आ रहा है। 10 से 12 घंटे का मैराथन, और ये कंटिन्यूस क्लास आपको मिलती रहेगी। लगातार ये आपको क्लास मिलेगी। और जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, चाहे कोई टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर आप इसको एक बार देख जाओगे तो जो आपकी सीडीपी 30 नंबर की आती है ना, आप 30 आउट ऑफ 30 मारोगे। मैं इसको लिखित में दे दूंगा आपको, अगर आप इसको कंप्लीट देख लोगे। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराने वाला हूँ, जो कि कोई भी नहीं डरते हैं। भाई मेन पेपर को कराओ ना, पेपर में आ क्या रहा है आप उसको देखिए। अगर आपने उसकी नब्ज को पकड़ लिया पेपर की को, तो आप पेपर को फतेह करके आओगे। 120 प्लस की बात कर रहे हो, मैं 130 प्लस की बात कर रहा हूँ। 130 प्लस आप स्कोर करोगे, क्योंकि सीडीपी का खेल है। 150 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 90 नंबर की आपको सीडीपी देखने को मिलती है सर। और इस 90 नंबर की सीडीपी में आप कम से कम हमारी क्लासेस लोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ले ही लीजिए, आप कभी मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पास में थोड़ी होंगे, आप होंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तैयारी हमसे करेंगे तो 90 में से 85 आपके नंबर कहीं नहीं गए, बाकी आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की क्लास भी आपको मिलेंगे। तो 30 नंबर की जो स्वयं सीडीपी आती है, बाकी मैं जो 90 नंबर की बता रहा हूँ उसमें मैथ्स पेडागोगी भी है, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस पेडागोगी वगैरह भी है। ठीक। तो जो 30 नंबर की सीडीपी आती है, हमारे जो भी स्टूडेंट है वो 30 में से 30 ही नंबर लाते हैं। 29 की तो वो बात ही नहीं करते, बोलते हैं सर पेपर जो आप बताते हो वही आता है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, बीएड बीटीसी करके आए हैं, 23 24 22 25 साल की उम्र होगी, 26 साल की उम्र होगी, तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। बाकी आप ऑनलाइन कोर्सेस के चक्कर में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस के चक्कर में पढ़ रहे हैं, जो भी करना है आप करिए। लेकिन ये जो महा मैराथन क्लास है, ये आपकी जिंदगी बदल देगी, सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर देगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्लियर। तो मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर को कराने वाला हूं। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूं, ये क्वेश्चन पेपर है, ये मेरा खुद का पेपर है। सबसे पहले मैंने अपना ही पेपर लिया है। देखिए पूरा का पूरा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट। ठीक। अब समझ लीजिए आप, जब मैं पेपर ही करा रहा हूं तो पेपर से क्वेश्चन ही छपेंगे। सीटेट की एक खास बात है, टॉपिक सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर 80 से 90% पेपर आपको वहीं से देखने को मिल जाता है। टॉपिक सेम रहते हैं, लैंग्वेज का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। सिलेबस वही की बार जो बता दिया, बाकी डिटेल सिलेबस की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। क्लियर। तो मैं आपका टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और लगाइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट में का कौन सा हिस्सा नहीं होगा। देखिए शारीरिक विकास की बात करें तो जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो शारीरिक विकास का हिस्सा होती है, यानी कि जो स्मॉल मसल्स का यूज होगा, आपके जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जैसे ईयर हुआ, आई हुआ, आपके फिंगर्स हुए, तो ये फाइन मोटर स्किल्स के हिस्सा होंगे, जिन्हें हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। ये सारे के सारे माने जाते हैं। बाकी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स के जो हिस्से होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, लार्ज मसल्स के जो होते हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे पार्ट भी आपके क्या होंगे, शारीरिक विकास के हिस्सा होंगे। और जो आपका शारीरिक अनुपात है वो भी आपको देखने को मिलेगा, आप बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, बच्चा अगर 3 साल का है तो उसका शारीरिक विकास कुछ और होगा, बच्चा अगर 10 साल का है तो उसका शारीरिक विकास कुछ और होगा। तो यहाँ पर बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक प्रणाली का कार्य, जो आपकी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिलेगी। जो आपकी बॉडी सिस्टम है, बोला जाता है कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है उसका शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है। मतलब 2 साल तक बच्चे का जो विकास होता है वो उसकी पूरी उम्र सीमा के अंतर्गत सबसे ज्यादा विकास माना जाता है, 2 वर्ष तक के बच्चे का। तो यहाँ पर शारीरिक प्रणाली का जो कार्य है, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम है, वो भी देखने को मिलेगा। प्रतिबोधिक और गतिक कौशल, पर परपेचुअल एंड मोटर कैपेसिटीज, तो ये भी आपके, अभी बोला था फाइन मोटर
स्किल्स बोल दो या ग्रॉस मोटर स्किल्स बोल दो, तो ये भी होंगे। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, देखिए शारीरिक विकास का, जो आपका शारीरिक विकास है, इसका आपकी संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव से कोई मतलब नहीं है, आपके इमोशन से इसका कोई मतलब नहीं है। चेंज इन इमोशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्या इमोशनल कम्युनिकेशन का कोई मतलब निकल रहा है? तो इमोशनल कम्युनिकेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। और गलत है क्योंकि आपसे नॉट पूछा था, गलत है इसी वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, हो जाएगा, क्योंकि गलत है तभी तो ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बाकी देखिए मैराथन मत लीजिए, कभी मत लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप लीजिए, लेकिन हाँ जो लेके जाएगा वो तो टॉप करेगा भाई यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों के विकास का जो क्रम है, देखिए मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं, बच्चों के जो विकास का क्रम है वो निरंतर चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, सतत रूप से चलता रहता है, ये क्रमिक होता है, क्रमिक दर से बढ़ता है। तो ऑप्शंस भी ऐसे ही होंगे कुछ। जन्म के समय निश्चित हो जाता है, बच्चे का जो विकास है वो जन्म के समय निश्चित हो जाता है, कहना मुश्किल है। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, ये तो ठीक बात भी लग रही है। एक समान है और सभी सांस्कृतिक विकास की गति समान भी नहीं है ये, ठीक, जो विकास का क्रम है वो एक समान नहीं है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। थोड़ा सा आंसर इसका भाई साहब गजब का दे रखा है, बताइए क्या होगा? देखिए जन्म के समय निश्चित हो जाता है, ऐसा नहीं है, फिर तो प्रत्येक व्यक्ति भविष्यवाणी करते हैं कि ये तो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन बच्चा इंजीनियर बन जाता है। क्लियर? तो जन्म के समय निश्चित हो जाता है, ये बात तो गलत है। एक समान है, ये भी है। पूरी तरह से अप्रत्याशित है, पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं बोल सकते, इस टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं होगा, प्रेडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इतना नहीं हो सकता, टोटली नहीं हो सकता। तो पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, आप जैसा वातावरण बच्चे को देंगे वो वैसा ही सीखेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में बोला है व्यवहारवादी बिवरिस्टिक वुडवर्ड साहब ने कि जो विकास होता है वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल ही विकास कहलाता है। वातावरण और आनुवंशिकता का संयोग ही विकास कहलाता है, वातावरण और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया से ही विकास होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, लगाइए आप लोग, क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, चीजें समझने वाली होंगी, जो भी लेके जाएगा बहुत कुछ लेके जाएगा मेरे से, क्योंकि ये फ्री मिल रहा है, इसकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी आपको। और बताओ क्या करोगे मेरा? एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? देखिए एक होती है प्राथमिक संस्था जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एजेंसी, क्या बोलते हैं? प्राइमरी एजेंसी। और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी एजेंसी, क्या होती है? सेकेंडरी एजेंसी। तो पहली होती है प्राइमरी एजेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी एजेंसी। प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था, बच्चे का जो पहला टीचर होता है वो उसकी माँ होती है, फिर उसके पिताजी होते हैं, घर वाले होते हैं, आस पड़ोस होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं बच्चे का जो परिवार होता है वो बच्चे की प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आएगा। और ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, आपके पेपर में भी छपेगा। तो जो प्राइमरी एजेंसी होगी उसका पार्ट कौन बनेगा? उसका पार्ट बनेगा परिवार। उसके बाद बात करें, जब भी आपको आस पड़ोस भी देखने को मिल जाए, आस पड़ोस, तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है इसका आंसर। तो आस पड़ोस भी आपका कहां देखने को मिलेगा? प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक संस्था का पार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें सेकेंडरी एजेंसी यानी कि द्वितीय संस्था की बात करें, तो इसके अंतर्गत आपको स्कूल देखने को मिलेगा। 99% आपके पेपर में यही देखने को मिल जाता है, अगर ये नहीं मिलता है तो आपको मीडिया देखने को मिल जाता है। क्लियर? और आप यहाँ पर टीवी को भी ले सकते हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशन है, अभी आपको दीक्षित सर अभी आपको महामैराथन क्लास लेके पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है? आपका सेकेंडरी एजेंसी का ही पार्ट है, द्वितीयक संस्था का ही भाग है। अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो पुस्तकालय क्या होगा आपका? द्वितीयक संस्था होगी, सेकेंडरी एजेंसी होगी। स्कूल सेकेंडरी एजेंसी होगी, सरकार सेकेंडरी एजेंसी होगी, जो परिवार होगा वो आपकी प्राथमिक
संस्था होगी, यानी कि पार्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। किस क्षण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? चलिए भाई बताइए किस उम्र में। अगर यहाँ पर बात की जाए निगमनात्मक तर्क की बात की जाए, यानी कि हाइपोथेटिकली जो रीजंस हैं उनकी बात की जाए, स्टेज कैन रीजन हाइपोथेटिकली एंड डेवलप कंसर्न अराउंड सोशल इश्यूज। तो यहाँ पर बात करें तो ये जो बात की थी, ये बात की थी जीन पियाजे साहब ने, जीन पियाजे ने बात की थी इसकी, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा था, और बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह भी बात इनके थ्रू कही गई थी। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, विकास की 4 अवस्थाएं होती है, 4 चरण होते हैं। पहली है संवेदी चालक अवस्था, जिसे हम 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहते हैं। दूसरी है आपकी संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष की उम्र तक होती है। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की गई थी, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। संवेदिक चालक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, इसमें बच्चे का विकास, उसके जो पूरा जीवन काल होता है, सबसे ज्यादा विकास इस 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही होता है। यानी कि शारीरिक विकास की बात करें तो सबसे ज्यादा शारीरिक विकास बच्चे का 2 वर्ष तक की अवस्था में ही हो जाता है। इतना विकास उसका फिर उसके पूरे जीवन काल में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहां पर बच्चे के अंतर्गत छोटी छोटी चीजों के बारे में समझ आ जाती है, और थोड़ा बहुत वो क्लासिफिकेशन भी चीजों का करने लग जाता है, लगभग 5-6 साल का बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर एक ही प्रश्न पूछता है, और वो है संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन की जो भावना है बच्चे के अंदर, वो क्या होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद बात करें निगमनात्मक जो तर्क है, निगमनात्मक जो तर्क है उसकी जो भावना है वो बच्चे के अंदर कहां से पैदा होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। यहाँ उसके अंतर्गत एब्स्ट्रैक्टेड आइडियाज आते हैं, यानी कि भावों से विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि आपके हैं। तो निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, और सामाजिक मुद्दों से भी यहाँ पर सरोकार कर पाते हैं, का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है वो बिल्कुल सही होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो लगाइए। वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ इज दैट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि एक प्रमुख आलोचना है। अब बताइए इसकी आलोचना क्या है? जीन पियाजे ने जो आलोचनाएं बताई हैं, इन्होंने बताया था, ठीक है, इन्होंने जो अपने चरण बताए थे, 4 के 4 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 4 चरणों की इन्होंने बात की थी, और ये जो 4 चरण बताए थे, इन्होंने बोला था कि ये अपवर्तनशील है, तो ये इनका एक आलोचना मानी जाती है। जीन पियाजे ने जो इन्होंने अपने 4 चरण बताए, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि जो 4 की 4 अवस्थाएं बताई थी, उन चारों अवस्थाओं को बोला कि ये अपवर्तनशील है, विकास में इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहली इनकी जो आलोचना है वो यही मानी जाती है। अब दूसरी क्या है वो देख लेते हैं। उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ता के रूप में नहीं देखा। देखिए, सक्रियकर्ता के रूप में देखा था, मैंने आपसे पहले बोला था जीन पियाजे ने बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है, और अभी थोड़ी देर पहले बात बताया, जो मैंने बोला वही क्वेश्चन में आ गया। इसका मतलब दीक्षित सर जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल सही बोलेंगे, और पेपर में छपने वाला बोलेंगे। तो यहाँ पर सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, तो सक्रियकर्ता के रूप में देखा था, तो ये गलत हो गया। उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की थी। बात तो ठीक लग रही है, बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि इन्होंने भाषा की भी बात की थी, लेव वाइगोस्की ने भाषा की बात की थी, और इन्होंने भी भाषा की थोड़ी बहुत बात की थी। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को
ध्यान में नहीं रखा, ये तो ठीक लग रहा है भाई। और इन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी, बहुत ज्यादा प्रमुखता दी, काफी बेस्ट आंसर होगा इसका। देखिए, इन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी, ये इनकी आलोचना का पार्ट नहीं है। भाषा की महत्वपूर्ण प्रस्तावता की, ये भी पार्ट नहीं है। उन्होंने बच्चे को सक्रियकारिता के रूप में नहीं देखा, ये इसका पार्ट नहीं है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, ये इन्होंने आलोचना जरूर की थी। दो आलोचनाएं इनकी। पहली आलोचना क्या है कि इन्होंने जो विकास के चरण बताए थे, 4 जो स्टेजेस इन्होंने बताई थी, और इन्होंने बोला था कि इन चारों चरणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इन चारों चरणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल सकता। क्लियर है? तो पहली आलोचना तो इनकी यही हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? पहली आलोचना तो इनकी यही हो गई। और दूसरी आलोचना क्या है? इन्होंने समाज की बात ही नहीं की। दूसरी आलोचना क्या होगी? समाज और संस्कृति को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। तो समाज और संस्कृति को ध्यान में किसने रखा था? तो ये रखा था लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने किसकी बात की थी? समाज और संस्कृति की बात की थी। इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, और उसकी जो संस्कृति होती है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा? एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, लैंग्वेज, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बताइए भाई क्या होगा? आंसर दीजिए भाई। चलिए देखिए, जीन पियाजे की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1923 में लिखी थी। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक लिखी थी 1923 में, जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई थी, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। इनकी बात करें तो ये जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि टेट वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है। ये जो व्यक्ति था, ये स्विट्जरलैंड का था। स्विट्जरलैंड का ये क्या था? एक मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक। स्विट्जरलैंड का ये क्या था? मनोवैज्ञानिक था। कौन? जीन पियाजे साहब। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जीन पियाजे कहाँ का था? तो ये था आपका स्विट्जरलैंड का था, एक मनोवैज्ञानिक था। और इनकी उम्र की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1896 में हुआ था, और 1923 में ही तभी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर है? बच्चों को इन्होंने सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा था, और क्या कहा था? बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा इन्होंने दी थी। क्लियर है कि नहीं भाई? बताइए। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, संज्ञानात्मक विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? देखिए, बच्चे की जो एक्टिविटी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा जब सक्रिय ज्ञान का निर्माता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब सक्रिय का ज्ञान का निर्माता है। तो ये बात तो इन्होंने की थी। ठीक, बाकी अन्वेषण की बात करें, एक्सप्लोरेशन यानी कि अनुसंधान की बात करें, खोज की बात करें, तो ये भी की थी। अब आप कहोगे कि खोज की बात कैसे आप कह सकते हो कि अन्वेषण की इन्होंने बात की थी? तो इन्होंने खोज और निर्माण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? खोज व निर्माण का सिद्धांत दिया था। निर्माण का सिद्धांत। तो यहां पर अन्वेषण की बात तो आ गई, तो इन्होंने इसकी भी बात की थी। क्लियर? गतिविधि, बच्चा ज्ञान का सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, तो सक्रियता यानी कि गतिविधि आ गई।
अन्वेषण यानी कि खोज की बात की थी, अन्वेषण यानी कि खोज की इन्होंने बात की थी। तो खोज व निर्माण का सिद्धांत दिया था, तो एक्सप्लोरेशन की बात तो अभी आ गई। लैंग्वेज की इन्होंने कोई बात नहीं की। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करें तो इन्होंने इसकी बात की थी। क्लियर है कि नहीं भाई? तो इन्होंने इसकी बात की थी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की थी, लेकिन इन्होंने भाषा की बात यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बताई। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन फिर इन्होंने बताया था, जो 0 से 2 वर्ष का संवेदीकामक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 16 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तो है, जैसे जैसे उम्र सीमा बढ़ेगी वो विकास के नए नए चरणों में वो नई नई चरणों में बढ़ता जाएगा। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी होगी, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज की कोई बात नहीं की, तो थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। आप लोग समझदार हैं, लगाइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोइलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, लॉरेंस कोइलबर्ग की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका विकास का सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था लॉरेंस कोइलबर्ग के द्वारा। इनकी बात करें तो जो लॉरेंस कोइलबर्ग था वो कहाँ का था? टेट वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये अमेरिका का वैज्ञानिक था, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। नैतिक विकास की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत तो दिया ही था। नैतिक विकास के कुल मिला के इन्होंने जो चरण बताए थे नैतिक विकास के, तो नैतिक विकास के जो चरण बताए थे कुल मिलाकर 6 चरणों की इन्होंने बात की थी। कितने चरण दिए थे? 6 चरण बताए थे, 3 स्तर दिए थे। स्तर कितने दिए थे? 6 चरण और 3 स्तर बताए थे। अब प्रत्येक स्तर के 2 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर कितने चरण हो गए? 6 चरण हो गए। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 3 चरण कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि आपकी 4 से 10 वर्ष की जो उम्र सीमा होती है वहां आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। और तीसरी होती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो यहां पर जो अनुबंधन का सिद्धांत था कौन सा था? सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति जो 5वां चरण था उसमें क्या मानते हैं? देखिए, सामाजिक अनुबंधन का जो अभिविन्यास है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का मतलब है, इसका मतलब इन्होंने बताया था कि जो नियम है, जो नियम बनाए जाते हैं वो लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी नियम से नुकसान हो रहा है, लोगों का क्या हो रहा है? लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? उस नियम को तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। जो नियम बनाए गए हैं वो क्या किए गए हैं? लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से लोगों का अच्छा नहीं हो रहा है, उनका गलत हो रहा है, तो आप ऐसे नियमों को तोड़ सकते हैं। किसी प्रक्रिया में भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, ऐसा तो नहीं है। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका अनुपालन करना आवश्यक है। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया था?
एक विचार दिया था कि बच्चों के सीखने में उनकी सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्ताव किया था? तो देखिए यहाँ पर बात करें सांस्कृतिक संदर्भ की, तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बात करें तो यहाँ इन्होंने जो दिया था वो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की थी। और इन्होंने अगर बात करें तो कुल मिलाकर कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी। बुद्धि के 7 भी स्तर होते हैं, 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं। तो लेकिन इन्होंने जो लास्ट में जो माना गया वो माना गया कि बुद्धि के 8 प्रकारों के इन्होंने बात बताई, जिसमें भाषाई लैंग्वेज के बारे में कि एक लैंग्वेज की बुद्धि होती है, यानी कि भाषाई बुद्धि एक बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और स्थानिक स्पेशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, स्थानिक बुद्धि देखने को मिलती है। इंटरपर्सनल अंतः वैयक्तिक देखने को मिलती है। इंट्रापर्सनल अंतरा वैयक्तिक बुद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो कि आपके प्रकृतिवादी बोल सकते हैं बुद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीत में बुद्धि देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की गई थी हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। किसके द्वारा? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया आप लोगों को? इन्होंने बात भी की थी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जो कि मैंने आपको बताई दिया। और एक होती है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसे शारीरिक गतिक कौशल भी बोलते हैं। इसकी बात इन्होंने की थी। बाकी तो यही है। क्लियर? तो ये तो आपका समाज संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है। समाज संस्कृति तो बात मतलब सिर्फ और सिर्फ लेव वाइगोत्स्की का रहा था। और इन्होंने समाज की बात की थी, संस्कृति से बात की थी। इन्होंने कहा था बच्चे का जो विकास होता है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से होता है, समाज से अंतरक्रिया के दौरान होता है, संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण बड़ा योगदान होता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की थी? सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार बात की थी। जीन पियाजे की बात करें तो ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक थे। और आत्मसातकरण की इन्होंने बात की थी, अडेप्शन की बात की थी, इक्विलिब्रियम संतुलन की इन्होंने बात की थी, स्कीमा की बात भी इन्होंने की थी। लॉरेंस कोल्बर की बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन नहीं है, तो 4th ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ ये सब पेपर में आता है भाई। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम है कराने का, आपका काम सीखने का। क्लियर है? बताइए क्या होगा? गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, मॉडलिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। बहुत जबरदस्त सवाल है ये सवाल नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये आपके 1 नंबर को तो पक्का करता ही करता है। देखिए इसकी जो बात की गई थी जीन पियाजे के अनुसार बात की गई थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और उसी के अंतर्गत इनकी बात की गई थी। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, इस वाली बात को समझ लीजिएगा। संकेत और इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया में मॉडल करना, किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण है? कंडीशनिंग, डिलेड इमिटेशन, रोट मेमोराइजेशन, स्कैफोल्डिंग। यहां पर अगर बात करें जीन पियाजे ने दिया था। देखिए जब भी बात करें स्कैफोल्डिंग की, स्कैफोल्डिंग जिसे हम क्या बोलते हैं? पाड़ कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा। या तो पाड़ कहेंगे या फिर हम उसे क्या कहेंगे? ढांचा कहेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है संकेत। मान लीजिए आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको क्या दिया, मैथ का एक क्वेश्चन दे दिया, गणित का, और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बीच में आपको दिक्कत आ रही है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, मैं आपको संकेत दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ठीक। या फिर इसको आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, गाइडेंस दे रहा हूं। एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी हेल्प, टेम्पररी हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी। तो ये अगर कोई भी काम हो रहा है, संकेत देना, हिंट देना, संकेत देना, गाइडेंस देना, टेम्पररी हेल्प देना, इशारे करना, सोच विचार के लिए करना, तो ये जो बात होती है ये सारी की सारी बात आपकी पार्ट यानी कि ढांचे यानी कि स्कैफोल्डिंग के अंदर देखने को मिलती है। रोट मेमोराइजेशन के अंदर कोई मतलब नहीं, विलंबित
का भी कोई मतलब नहीं, अडॉप्शन अनुकूलन का कोई मतलब नहीं। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा एक समावेशी शिक्षा का भी एक हिस्सा होती है। एक प्रगतिशील शिक्षा होगी जहां पर सभी समाज वर्गों के बच्चे आकर बैठें। एक प्रगतिशील कक्षा होगी जहां पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सक्रिय भागीदारी निभाएं। एक प्रगतिशील कक्षा होगी जहां पर बच्चा इंगेज कर पाए, डिस्कशन कर पाए, चर्चा कर पाए, संवाद कर पाए। एक प्रगतिशील कक्षा होगी जहां पर एक्सप्लोरेशन की बात हो, अनुसंधान की बात हो, खोज की बात हो, निर्माण की बात हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में बात हो, मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, तो वहां पर किसकी बात की जाएगी? प्रगतिशील कक्षा की बात की जाएगी। यहां पर किसकी बात नहीं की जाएगी? डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की जाएगी। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। मैंने अभी बोला था मीनिंगफुल, यानी कि अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जैसे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, यह भी गलत है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, यह भी गलत है। और सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं, सभी सीखने का सिखाने का केंद्र परीक्षाएं नहीं होती। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत होती तो फिर घर परिवार से, प्राइमरी एजेंसी से बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है भाई? टाइम कितना हो गया भाई वीडियो का? कितना हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हॉवर्ड गार्डनर साहब वापस रिपीट हो गए, बताइए क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक है, बाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिससे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। देखिए हॉवर्ड गार्डनर की बात करें, इसकी जो बात की गई थी किसके द्वारा की गई थी? हॉवर्ड गार्डनर के थ्रू की गई थी। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार की बताया था? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। जिसमें अगर हम बात करें हॉवर्ड गार्डनर की जो 12 प्रकार की बुद्धि है, उसमें कौन कौन सी बुद्धियों की इन्होंने बात की गई थी? तो इन्होंने वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि की बात की गई थी, इंटेलिजेंस और तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की गई थी, स्पेशियल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि की बात की गई थी, और इसके बाद काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि की बात की गई थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, संगीतमय बुद्धि की बात की गई थी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक अंतःवैयक्तिक की बात की गई थी, और इसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि की इन्होंने बात की गई थी। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की गई थी। संगीत में बुद्धि होती है जहां पर क्या करे? स्वर को पहचान पाए, लय को पहचान पाए और ताल को पहचान पाए, ये होती है संगीत में बुद्धि होती है। इसमें क्या है? कोई दूसरे पहचानने में चूक सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था स्वर लय ताल की बात करें। क्लियर? ऑप्शन में अगर आप आंसर लिखोगे तो क्या बोलोगे? अनुराधा पौडवाल जो होती है, या फिर आप आंसर में लगा सकते हो हनी सिंह लगा सकते हो, अरिजीत सिंह लगा सकते हो, जो अरिजीत, फिर आप लगा सकते हो कैलाश खेर। ये सारे के सारे आप किसके अंतर्गत आएंगे? म्यूजिकल इंटेलिजेंस के पार्ट होंगे। क्लियर है? तो ये भी आपका सही हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई फिर से रिपीट हो गए। लेब बैगोस के अनुसार भाषा क्या है? लेब बैगोस के अनुसार कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, इज क्रिटिकल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, कभी भी भाषा बाधा का कार्य नहीं करेगी।
सुविधादाता का कार्य कर सकती है और हेल्प का कार्य कर सकती है, संगठनात्मक विकास में पीछे रहती है, आगे पीछे की तो बात ही नहीं है, बेहद महत्वपूर्ण है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल। चलिए भाई, अब थोड़ा सा अच्छा सा सवाल आया है करने लायक। क्वेश्चन है, कथन स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन दे रखा है। कथन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को करें। बात तो बिल्कुल सही है। माध्यमिक स्कूल के बच्चे होते हैं तो यहाँ आप बोल सकते हो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे माध्यमिक स्कूल के बच्चे होंगे, और इनके अंदर अगर आप मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता, जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स पहले से बने हैं, पुरानी परंपराएं जो बनी हुई हैं, के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करें, जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को क्या करें, आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। यानी कि जेंडर वाइज को जो बच्चों के अंदर फैली हुई है, बोलते हैं ना कि बॉयज सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे तो खेलेंगे नहीं, ऐसी अगर भावनाएं देखने को मिलती हैं, बॉयज नौकरी करेंगे, गर्ल्स क्या है झाड़ू करेंगी, बर्तन करेंगी, जॉब नहीं कर सकती, तो ये जो भावनाएं आपको देखने को मिलती है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप्स का पार्ट होती हैं, जो कि पुरानी परंपराएं, हमें इनको क्या करना है, तोड़ना है। और तोड़ने के लिए हमें आलोचनात्मक रूप से छात्रों को सक्षम करना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ए तो सही है, ए सही है, ए सही है, ए सही है, ए आर दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन निपट गया। मीडिया समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संस्था। बात बिल्कुल सही है। देखिए ऊपर बात की गई थी, आप किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू कीजिए जेंडर रूढ़िवादिता, मीडिया के अंदर दिखाइए जेंडर रूढ़िवादिता को, और वो क्या करेगा, छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सक्षम करेगा। तो वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाएगी। तो जो मीडिया की पहले बात की गई थी, वही मीडिया की बात फिर से की गई, यानी कि ये इसको रिलेट करता है। ये इसको बोल रहा है कि मीडिया क्यों, मीडिया क्योंकि सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्था है, और मीडिया को सामाजिकरण की जो संस्था मानी जाती है, वो सेकेंडरी एजेंसी मानी जाती है। कौन सी, सेकेंडरी एजेंसी मानी जाती है। क्लियर है। तो ये आपकी सही व्याख्या करेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपसे नॉट पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये आप देख लेते हैं। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आकलन से क्या होना चाहिए, बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। आप कभी भी भय और चिंता पैदा नहीं कर सकते बच्चों के अंतर्गत। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। डिफरेंट मेथड से होना चाहिए। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है, आपसे नॉट पूछा था, गलत पूछा था, गलत पूछा है इसी वजह से सही है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत है इसी वजह से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। हाउ इज असेसमेंट लिंक्ड टू लर्निंग। आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, आकलन और सीखने के बीच में संबंध होता है। ठीक, क्योंकि सीखने के दौरान ही आकलन चलता है, सीखने के बाद भी आकलन चलता है, सीखने से पहले भी आकलन चलता है। आकलन सीखने के अंत में चलता है, अंत में होना चाहिए, फिर तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाएगा। ठीक, एफए का पार्ट, सॉरी एसए का पार्ट हो जाएगा। समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक हो जाएगा, अंत में नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। शुरू में भी हो, बीच में भी हो, अंत में भी हो, फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो ये भी गलत है। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि हिस्सा होना चाहिए। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए, डायरेक्टेड नहीं करना चाहिए, निर्देशित नहीं करना चाहिए। तो आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जो कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, जो बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अब तक मैंने 15 सवाल आपको करा दिए ना। बाकी अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और
केयर तो वो कतई करने की सोच ही नहीं रहे हैं। मैराथन क्लास ले रहे हो, तुम कहाँ सो रहे हो? तो आप लोग इसको भी कि देखिए, ये भी जरूरी है भाई। क्लियर है कि नहीं? तो क्लासेस का बेनिफिट उठाना ही सबसे बड़ी बात है।